हेलो एंड वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज की क्लास में हम शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ को करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में वी हैव सीन यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इस क्लास को करने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम हल्का सा लास्ट क्लास को रिवाइज करो ताकि चीज़ें साथ साथ में चलती रहें। क्लियर है? सबसे पहले मुझे इनको डिफाइन करो कि स्टार की डेफिनेशन क्या होती है। पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लिखना नहीं है, ठीक है? एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर हो सके तो बढ़िया है, नहीं है तो उसको फिर जा करके लास्ट क्लास देखो और इसको रिवाइज़ करो, ठीक है? और 4 क्वेश्चन है बेसिकली, और डिफरेंस हो सके तो क्रिएट करने की कोशिश कर लो। जैसे ना इसमें मेंशन द डिफरेंस बिटवीन मरकरी एंड नेपच्यून पता होना चाहिए। इनर प्लैनेट किनको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। वीनस हॉटेस्ट क्यों है ये मैंने कल भी क्लास में बताया था, और होपफुली तुमको पता होगा, है ना? इस फॉर्मेट में चीज़ों को समझोगे ताकि तुम्हें चीज़ें जो है बेटर अंडरस्टैंड रहे, है ना? हम क्या करते हैं, हम इस तरह के, अब जिनको नहीं है ना दूसरे तरीके से, जिनको नहीं सॉल्व करना है, वो ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, विंड इज प्लैनेट कौन सा सबसे ज़्यादा, सन अपीयर्स, ये आज करेंगे इस क्वेश्चन को। और अपने पास प्राइम मेरिडियन एज अ सेंटर जोन एक्सटेंडेड बिटवीन, इसको भी आज देखेंगे। अगर जिनको आता है कमेंट डाउन बिलो और आंसर को सॉल्व करें बेसिकली ना। ये सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, इन दिस क्लास एज आई विल ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी कैन सी शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। अब देखो, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, आज तो हमको बताना कि अर्थ आपकी बेसिकली क्या है, गोल है। वैसे गोल है नहीं अर्थ ना, आज क्लास में बताऊंगा अभी बेसिकली कि है क्या चला हुआ। आप अर्थ को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अब मैंने कहा कि अर्थ क्या है, बेसिकली राउंड शेप की है। एक्चुअल में राउंड नहीं है अर्थ, अर्थ की शेप जियोइड शेप की अर्थ है, वो भी देखेंगे। लेकिन हिस्टोरिकली थोड़ा बात करें, मैं हिस्ट्री में बात करें दोस्तों, आपके पास हिस्ट्री में अलग अलग टाइप के लोग हुए। देखो यार, ग्रीक हिस्टोरियंस थे, ग्रीक स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने कहा, जिसमें कि उन्होंने कुछ कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में कहा ना कि अर्थ आपकी क्या है, फ्लैट है। कैसी है अर्थ आपकी? कुछ लोग कह रहे थे कि अर्थ आपकी कैसी है, फ्लैट है भाई। क्लियर है? इसकी एक एज है, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जा करके। कुछ लोग बोल रहे थे कि बीच में आपके पास क्या लैंड मास है, इसके अर्थ के बाहर है बहुत बड़ा समुंदर है। क्लियर है? और सारा पानी का सोर्स हुआ है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, कुछ लोग इसको क्या मान रहे थे, जैसे मैंने बताया फ्लैट मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ना स्टार्ट होती है और आपके पास पाइथागोरस आते हैं। हमने पाइथागोरस की थ्योरम 9th-10th में पढ़ी है ना, ठीक है जी। पाइथागोरस जो है वो बिलीव करते हैं, पहले इंसान है शायद वो, उन्होंने बिलीव किया कि अर्थ आपकी कैसी है, स्फेयर है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ को स्फेयर कहा। उसके बाद अगले इंसान आते हैं अरिस्टोटल, ठीक है? अरिस्टोटल बोलते हैं, फिर इसको इनको ना पाइथागोरस को ही ये क्या करते हैं, बैकिंग करते हैं उनकी कि हाँ यार अर्थ रोटेट। अब कारण क्या है इसके पीछे, लॉजिक है कुछ, उन्होंने देखा, हाँ उन्होंने देखा यार क्या, उन्होंने देखा लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स बोले तो, लूनर एक्लिप्स बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे लूनर एक्लिप्स को, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि धरती की जो परछाई पड़ रही है चंद्रमा के, वो कैसी है, वो फ्लैट नहीं, ऐसे नहीं पड़ रही, वो पड़ रही है ऐसे सर्कुलर उसमें। तो धरती कैसी होगी, सर्कल होगी। उसी के साथ साथ फिर आगे और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई। साइंटिफिक डेवलपमेंट बेसिकली, और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने पाया कि धरती में जब आप इक्वेटर में होते और इक्वेटर से जब तुम पोल की तरफ को कोई तारा देखोगे, क्लियर है, तो ऐसा प्रतीत होता है इक्वेटर से देखने के कि बिल्कुल पोल के नज़दीक है वो तारा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की ओर जाते चलो जाओगे और पोल पे पहुंच करके आप अगर उसी तारे को दोबारा ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि वो तारा आपके सर के बहुत ऊपर है। तो ये दो एविडेंस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहे थे कि अर्थ कहीं फ्लैट नहीं है भाई। अर्थ कैसी है, हो ना हो अर्थ कैसी है, अर्थ रोटेट ही, मतलब सर्कुलर या फिर स्फेयर शेप की होनी चाहिए। क्लियर है? उस समय लोग ये मान रहे थे। फिर धीरे धीरे आपके पास, आपको पता है कि डेवलपमेंट हुई, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, और आज हम सबको पता है कि अर्थ कैसी है, गोल है। लेकिन आज हमको ये भी पता है कि अर्थ गोल नहीं है, अर्थ कंप्लीट स्फेयर नहीं है। अर्थ की शेप एक्चुअल में है वो इस भांति है। कैसी है? दिस इज़ द शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ की अगर शेप की बात करूं तो याद रखो, अर्थ की इस शेप को बोलते हैं कि ये क्या है, ये है आपके पास ऑब्लेट स्फेरॉइड। स्फेरॉइड लिख लेना, दिस इज द शेप ऑफ अर्थ, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसी को बोल देते हो आप, क्या है ये, जीऑइड, ठीक है, जीऑइड। जियोइड या फिर ऑब्लिट स्फेरॉइड किसकी शेप है, धरती की शेप है। अब ये है किस तरह की शेप, देखो दिस इज़ नॉट सर्कुलर, सर्कल या क्या है कि ये कैसी नहीं है, राउंड शेप की तो बिल्कुल नहीं लग रही है। देखो ये आपके पास धरती का कौन सा हिस्सा है, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर से धरती जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ को निकली हुई है, दिख रहा ना तुमको ये, देखो दोस्तों ये इक्वेटर से बाहर को निकली हुई है। इसका मतलब इक्वेटर से धरती आपकी बल्ज है, बल्ज बोले तो बाहर को फैली हुई है, ठीक है। लेकिन जब तुम पोल की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि पोल से धरती कैसी है, यह है फ्लैट, फ्लैट फ्रॉम द पोल एंड बल्ज फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से बाहर को और निकली हुई है। अब जब तुम कोई चीज़ बताते हो
तो जब तक तुम उसके पीछे सॉलिड एविडेंस ना दो तो वो चीज़ तुक्का है बेसिकली, क्लियर है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वैलिड करना, बताना पड़ेगा भाई ऐसा कारण क्या है इसका। तो धरती का एक्चुअल में सेंटर से बल्ज होने का कारण है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये ऐसी शूडो फोर्स है दोस्त जो कब लगती है, मान लो कोई एक रोटेट कर रहा है पदार्थ, रोटेटिंग बेसिकली कोई रोटेटिंग चीज़ है, तो घूमती हुई चीज़ के ऊपर दो फोर्स लगती है, अंदर की तरफ को और बाहर की तरफ को बैलेंस करने के लिए। अंदर की तरफ को लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर को लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की ओर लगने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी है जो धरती के घुमाव के कारण, घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण ये धरती पे लग रही है दोस्त। और धरती पे ये जो रोटेशन फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो यहाँ पे इक्वेटर पे ज़्यादा है और इसी कारण ये धरती का ये हिस्सा, बीच का हिस्सा इक्वेटर कैसा है, बाहर को बल्ज हुआ पड़ा है, बाहर को निकला हुआ है, क्लियर है। उसके बाद फ्लैट भी क्यों है फिर, ये कारण बताओ। फ्लैट होने का कारण ये है कि धरती पे क्या करता है, धरती का खुद का ग्रेविटेशनल पुल भी तो है, क्लियर। तो धरती का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो पोल पे बहुत ज़्यादा, इसलिए पोल पे जो है वो अंदर की तरफ को खिंचाव ज़्यादा है और पोल इसी कारण कैसे हैं, फ्लैट है। और आपका यहाँ पे इक्वेटर पे वो ग्रेविटेशन पुल कैसा है, कम है, वीक है, इसीलिए आपके पास ये वाला हिस्सा फिर बाहर को है। अब क्लियर है ये। हमने क्या देखा, हमने धरती की शेप को देखा। धरती की शेप कैसी है, ऑब्लेट शेप, स्फेरॉइड है, या इसी को जियोइड शेप बोल देते हैं, पेपर में आता है, इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद कारण देखें कि इस शेप के होने के कारण क्या है। कारण ये है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पे इक्वेटर पे लगती है और धरती को बाहर की तरफ बल्ज करवाती है, और सेकंड फोर्स है सेंट्री क्या अपने पास क्या बताया, ग्रेविटेशनल पुल है धरती का जो अपने पास कहाँ पे ज़्यादा है, पोल पे ज़्यादा है। दो रीज़न धरती का इस शेप होने के लिए, क्लियर है। अब यार तुम ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम मीन सा ले लेंगे। मीन बेसिकली क्या करेंगे, एक बीच का ले लेंगे इस शेप को पढ़ने के लिए, कि हम धरती को क्या मान लेंगे, धरती को मान लेंगे कि क्या है एक्चुअल में धरती की शेप इस तरह की है, क्लियर है। जिसमें हमने क्या किया, देखो जियोइड शेप एक्चुअल में ये थी, ये वाली थी, क्लियर है, ये एक्चुअल में शेप थी, लेकिन हमने इसका मीन निकाल करके इसको इस तरह से ले लिया, क्लियर है। क्लियर है, समझ गए। तो ये आपके पास क्या है, धरती का एक्चुअल में शेप ये है और हम मान करके चल रहे हैं ये, क्लियर है। धरती की ये शेप अपने पास हमने देख लिया, कारण भी देख लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देखो तो धरती जो है दोस्त अपनी एक्स के ऊपर टिल्ट भी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब धरती जो है, मैंने कहा वो धरती कैसी है, धरती जो है मैंने कहा अपने एक्सेस पे टिल्ट है। टिल्ट होने का मतलब ये हुआ कि धरती मान लो ये ऐसी है, एक्चुअल में धरती को ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ, क्लियर है, ऐसे को। लेकिन धरती ऐसे ना होकर के कैसी है, धरती ऐसे ना होकर के कैसी है, ऐसे को और यहाँ पे, क्लियर है। एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, इसको कलर चेंज करते हैं तो शायद पता लगे, तो हमें ग्रीन कलर से लगाते हैं। एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए इसको, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या है, ये लेटी हुई है। नॉर्थ पोल एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, उत्तरी ध्रुव एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, और आपके पास साउथ पोल यहाँ होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे, यही ये जिक्र कर रहा है। और ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है यहाँ के, इस एंगल को बोलते हैं 23.5 डिग्री का ये एंगल बनता है किसके बीच में, धरती अपने ही अक्ष पे, ये धरती के एक्चुअल में ये अक्ष होना था इस तरह का, तो धरती अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी कारण जो बाद में देखना कि आपके पास जो पोल्स है वहाँ पे 6 महीने दिन और रात क्यों बनता है, वो इसी कारण है कि ये धरती लेटी हुई है, क्लियर है। और इसी कारण धरती के ऊपर बेसिकली दिन और रात की फॉर्मेशन क्या ड्यूरेशन अलग अलग होगी, कारण यही होगा उसका भी, क्लियर है। चलिए, अब मैंने कहा साइज शेप की बात कर ली, अब धरती की साइज़ की बात करते हैं, क्लियर है। टॉपिक अपना क्या था, शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ। अब धरती की साइज़ की बात करते हैं कि धरती एक्चुअली में बड़ी है कितनी। अगर धरती को गोल मान लिया जाए, जो कि हमने मान लिया है, ठीक है, एक्चुअल में तो तुम्हें पता है कि इसकी शेप कैसी है, वो भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो भी होना चाहिए तुम्हारे पास। अब कोई भी गोल चीज़ है दोस्त, तो उसके क्या होता है, एक तो उसका डायमीटर होता है, ये तो सब पता तुमको ना, परिधि बोलते हैं जिसको, और एक उसका होती है त्रिज्या। तो आपको डायमीटर हो सके तो याद करने की कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको त्रिज्या पता होनी चाहिए कि धरती की त्रिज्या, क्योंकि इसके बाद मैं तुमको धरती का इंटीरियर करवाऊंगा, क्लियर है। और वहाँ पे मैं ये बार बार ये कोट करूँगा कि धरती की जो त्रिज्या है वो क्या है, इतनी है 3671 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है, ये धरती की मीन त्रिज्या है। मीन होगी ना ये, है ना, मीन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ लेंथ बेसिकली ये हिस्सा बड़ा था, ये हिस्सा कम था, तो धरती की त्रिज्या यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन अपने को वो नहीं करनी याद, अपने को मीन चाहिए भाई, कितना मीन बता दूँ, तो इतनी त्रिज्या है, इतनी रेडियस है धरती की, क्लियर है। बस ये त्रिज्या थोड़ी सी काम की है, इसको बाद में देख लेंगे। बाकी आपने इसको डबल कर दोगे तो आपको पता है कि आपका डायमीटर आ जाता है। और वैसे ही अगर पूरा इसको मेरे को तारबंदी करनी हो तो क्या हो जाता है, वो
परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में, सर्कमफ्रेंस को, है ना, परिधि बोलते हैं। तो ये टोटल इसकी पोलर सर्कमफ्रेंस कम होगी और इक्वेटरल सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि बल्ज है वो तो आपको पता लग गया, जियोइड बल्ज के कारण ये चीज़ ज़्यादा होगी, है ना। अब ये क्लियर है, बस ये तुमने यहाँ से ये चीज़ प्लीज़ इसको ना दिमाग में रखना। अब यार धरती की तुम्हें शेप भी पता चल गई, धरती का आपको साइज़ भी पता चल गया। अब अगली चीज़ है धरती की रोटेशन, धरती की मूवमेंट, रोटेशन नहीं बोलेंगे इसको, मूवमेंट बोल दोगे। धरती की जो मूवमेंट है वो किस टाइप की है, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा साइज पेन को। धरती की मूवमेंट क्या है, धरती की मूवमेंट। अब धरती की अगर मूवमेंट की बात की जाए, तो हमेशा याद रखना धरती दो टाइप की मूवमेंट करती है। एक आपकी करती है ये रेवोल्यूशन, और एक करती है ये रोटेशन। क्या करती है, एक रिवॉल्व करती है, एक रोटेट करती है। अब क्या मतलब हुआ इसका, अब देखो यार, ये बीच में आपके पास क्या है, सूरज है, बीच में आपके पास क्या है, ये सूरज है। अब धरती जब जब सूरज का चक्कर काटेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी धरती सूरज के आसपास, तो इसको क्या बोलोगे, इस गति को आप बोल दोगे ये आप धरती की क्या है, धरती कर रही है रिवॉल्व। ध्यान देना इसको, धरती की रेवोल्यूशन हो रही है भाई, धरती रेवोल्यूशन कर रही है। और जब धरती सूरज के आसपास घूमेगी मतलब रेवोल्यूशन करेगी, तो धरती के ऊपर बनेंगे सीजन्स। धरती एक चक्कर अगर काट लिया धरती ने पूरा और वापस यहाँ पे जाकर के पहुँच गई, तो इसी को आप बोल देते हो कि धरती का 1 साल हो गया भाई, ईयर, जो कि कितना टाइम होता है, 365 डेज और 6 आवर्स। क्लियर है, धरती का सूरज के आसपास चक्कर लगाना कहलाता है रेवोल्यूशन। क्लियर है, उसके बाद धरती जब रिवॉल्व करती है तो सीजन्स क्रिएट होते हैं, साल बनते हैं, और आपके पास सीजन्स क्रिएट होते हैं, है ना जी, ये तो सबको पता है। तो रेवोल्यूशन याद रखना, रिवॉल्यूशन होती है एक्चुअल में। नेक्स्ट वी हैव, धरती एक तो रिवॉल्व करेगी, एक धरती उसके बाद क्या कर सकती है, या तो धरती कर सकती है अपने अक्ष पे भी घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि धरती या तो सूर्य के चक्कर काटेगी, या धरती अपने ही एक्सिस पे, खुद के एक्सिस पे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी अपने ही अक्ष पे। क्लियर, उसको क्या बोल देते हो, उस गति को बोलते हो आप, उस मूवमेंट को बोलते हो धरती की रोटेशन। क्या बोलते हो, रोटेशन। तो रोटेशन के कारण धरती के ऊपर क्या बनेंगे, डे एंड नाइट। क्या क्रिएट होंगे, डे एंड नाइट। क्लियर है, कहीं दिन होगा तो कहीं रात, ये किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। और इसी रोटेशन के कारण कहीं ना कहीं धरती के ऊपर और क्या क्रिएट होता है, कॉरियोलिस फोर्सेस। अब आएंगे कॉरियोलिस फोर्स पे जब मैं आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाऊंगा। और बेसिकली कॉरियोलिस फोर्स क्या होती है ना, धरती की जब कोई भी चीज़ गति कर रही है बेसिकली, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उसको कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं। बस इतना याद रखो, बाद में जाकर के हवाओं का ये बेसिकली क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी जब हवाएं पड़ेंगे ना, ठीक है, एयर मासेस पड़ेंगे, वहाँ पे देखना है इसको। और ओशन करंट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी ये कॉरियोलिस फोर्स फिर। तो याद रखना कि धरती की रोटेशन क्या हुई, धरती का एक चक्कर अपने ही अक्ष पे कहलाता है रोटेशन। और ये रोटेशन का टाइम कितना होता है, बताओ भाई, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड, 4.09 सेकेंड प्रिसाइजली, है ना। इतना टाइम लगता है धरती को क्या अपने अक्ष पे घूमने से। और इससे क्या बन गया, यही तो डे है ना आपका 24 घंटे का, क्रिएट हो गया डे। तो धरती रिवॉल्व करेगी तो साल बनेगा, और रोटेट करेगी तो क्या बनेगा। अब धरती जब से सूरज के आसपास घूमेगी, तो आप सभी को पता है अब तो कि धरती कैसे करती है, एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। तो जब जब धरती सूर्य का चक्कर काटेगी, तो कभी सूरज के नज़दीक आएगी और कभी सूरज से बहुत दूर चली जाएगी। क्लियर है, तो धरती जब जब सूरज के नज़दीक आएगी तो उसको कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं, पेरीहेलियन। और हर साल धरती 3 जनवरी को सूरज के सबसे नज़दीक पहुंच जाती है। इस डिस्टेंस को देख लो, क्या करोगे इसको बोलोगे तुम पेरीहेलियन। पेरी मतलब पास, पी से पेरी, पी से पास। तो पास मतलब ये वाला पास नहीं, सॉरी हिंदी वाला पास लिखा है ना, पास। तो क्या होगा, जब जब धरती पास आएगी उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। और कब होगा ये, 3 जनवरी को। उसी के साथ साथ धरती जब सूरज से बहुत दूर चली जाएगी, कितनी दूर, इतनी दूर, तो उसको क्या कहते हो आप, उसको कहते हो आप अपहेलियन। और अपहेलियन का पता है, 4 जुलाई को। अब एक मेरा बहुत ही छोटा सा
आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि 3 जनवरी को धरती सूरज के सबसे पास है, लेकिन 3 जनवरी को आप लोग दिन को जैकेट पहन के निकलोगे, रात को रज़ाई में सोओगे जा कर के। क्लियर है? आपको ये गर्मी का आभास क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन 4 जुलाई को धरती जब सूरज से बहुत दूर है तो आपको इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा क्यों? इसका मेरे को आप हो सके तो जवाब देना। बाकी मैं एंड में, अभी सोच लो, बेसिकली मैं एंड में इसके वीडियो में बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? अब देखो, अब इसके बाद धरती, मैंने कहा इस पाथ के अराउंड चक्कर काटेगी। पेन चेंज करते हैं फिर से। इसके अराउंड चक्कर काट रही है ऐसे ऐसे करके, तो कभी क्या करेगी, कभी पास में आ जाएगी, कभी दूर चली जाएगी। लेकिन इसी के कारण धरती पे होता है कि कभी ऐसी पोजीशन आएंगी धरती के ऊपर, क्या यहीं यहाँ, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बस इतना से याद कर लो। क्लियर है? उसके बाद धरती के ऊपर जैसे सूर्य के चक्कर काट रही धरती, वैसे धरती के आसपास मून घूमता है, चांद घूमता है, और चांद भी कभी धरती के बहुत नज़दीक आ जाता है, कभी बहुत दूर चला जाता है। तो जब नज़दीक आता है तो उसको बोल देते हो क्या, पास को पेरिजी, उसमें पेरीहेलियोन बोला, इसमें पेरिजी बोल दो। और दूर को उसमें अपहेलियोन बोला था, इसमें अपोजी बोल दो। तो याद रखना यार, जैसे कि जी जी यूज़ कर रहे हो तुम किसके लिए, चंदा मामा जी के लिए, है ना। और हेलियोन किसके लिए यूज़ कर रहे हो, सूरज के लिए। अप और पेरी का ध्यान रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए कि धरती का सूरज के नज़दीक आने के को क्या कहा जाता है, तो उसको अप हेलियोन कहते हैं कि पेरी हेलियोन कहते हैं। वैसे ही मून के लिए भी याद रखना तुम। क्लियर है? बस ये 2 पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास इस पे आ जाओ। अब अर्थ की क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सूरज के आसपास। तो उससे क्रिएट क्या होते हैं, सीज़न क्रिएट हुए, बताया मैंने तुमको। इसमें ना कुछ डेट्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे कि धरती आप सभी को पता है अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, अपने अक्ष पे ऐसे को लेटी हुई है, और ये सूरज का चक्कर भी काटी जा रही है। तो कभी सूरज के ऊपर पास आएगी, कभी दूर चली जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट कब होगा, इसके इन हिस्सों पे तो होगा। समझ गए मेरी बात को? अब देखो यार, जब धरती सूर्य का चक्कर काटेगी तो ये जो धरती काटती है ना चक्कर, तो यहाँ पे इस हिस्से में हमेशा डायरेक्ट रेस पड़ेंगी सूरज की, इस हिस्से में। क्लियर है? उसके बाद देखो, डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे, डायरेक्ट रेस यहाँ पे। अब ये क्या क्या बात कर रहा हूँ, बेसिकली बात चली गई है आपके पास। इसको इरेज करके कोई बढ़िया सा वो देखते हैं, वहाँ भी यहाँ पे करते हैं ड्रॉ। सूरज यहाँ पे, सूरज को यहाँ पे छोटा है, वैसे छोटा बनाता हूँ। वैसे सूरज तो बहुत बड़ा है लेकिन दूर है हमसे ना, तो इसलिए मैं इसको छोटा बना रहा हूँ। ठीक है? सूरज को लाल बनाते हैं, ये सन है आपका, बड़ा करके। लाल तो है नहीं भाई, तो पिंक है भाई। रेड था क्या, कलर था तो बना सूरज। ड्राइंग बन गया भाई सूरज। लो भाई, रुक जा, गोल हो जा। ठीक है, अब धरती बनाते हैं। धरती थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ कि दूर है हम लोग। ठीक है? सूरज छोटे काम है क्योंकि कैसा है, हमसे दूर है। अब धरती सीधी ना होकर के कैसी है, ऐसी ना होकर के धरती कैसी है, ऐसे को है, टिल्टेड है। ये तो पता तुमको, ऐसे को है। तो ये इसका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, सॉरी उत्तरी ध्रुव है। ये इसका साउथ पोल है, सॉरी ध्रुव है ना। अब होता क्या है, सूरज से चलती है लाइट्स। सूरज से क्या चलती है, सूरज से चलती है प्रकाश की किरणें। अब धरती का अगर बीच लूँ तो हमेशा याद रखना, ये धरती का बीच वाला हिस्सा होगा, ऐसे इक्वल पार्ट में। और जब भी बीच वाले हिस्से को बोलते हैं इक्वेटर। क्लियर है? इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, ऐसे लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमेशा जो लाइट, सूरज से आने वाली लाइट होगी, वो इस रीजन में सीधी गिरेगी, इक्वेटर वाले हिस्से में। क्लियर है? और ऐसा तो है नहीं सूरज का ये पोजीशन रहेगी। कभी सूरज अपने, वैसे सूरज ऊपर नीचे धरती जाती है, लेकिन सूरज को मान के चल रहा हूँ ताकि समझ जाओ तुम। कभी सूरज ऊपर को जाएगा, कभी सूरज नीचे को जाएगा। होगा इससे ये कि जब सूरज नीचे को जाएगा तो धरती का ये हिस्सा जो है, इस पे रेज डायरेक्ट पड़ना स्टार्ट होगी। क्लियर है? नीचे वाला हिस्सा, कलर चेंज करते हैं, ये वाले। ठीक है? नीचे जाएगा तब, जब नीचे जाएगा तब या ये हिस्सा सूरज के बिल्कुल स्ट्रेट या यहाँ पे रेज पड़ना स्टार्ट करेंगी। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें ऐसे रेज पड़ना स्टार्ट होंगी। क्लियर है? लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सूरज जब ऊपर जाएगा दोस्त, तो इस हिस्से में, उत्तरी ध्रुव में, तो हमेशा रहेगा, दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। बेसिकली लाइट पड़ने का मतलब तो यही होता है ना कि दिन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उत्तर की तरफ को जाने से सूरज का यहाँ पे डे टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा। दिन का टाइम मतलब डे जो लाइट है बेसिकली वो इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे साउथ की तरफ को नीचे को उतरेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ में कम हो जाएगा दिन, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो साउथ में
डे इंक्रीज होगा जब नीचे की ओर आएगा सूरज। क्लियर है। एक्चुअली मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बेसिकली पोजीशन किसकी है, सूरज स्टेशनरी है, अगर अर्थ की कंपैरिजन बात करें तो अर्थ घूम रही है उसके पास, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो, लेकिन ये हिस्सा कैसे होगा दोस्त, कभी सूरज क्या करेगा इक्वेटर के ऊपर, जब ऊपर जाएगा, जैसे अभी ऊपर चला गया फिर वापस भी तो आएगा नीचे को, तो एक बार ऊपर जाते टाइम यहाँ पे पहुँचेगा बीच वाले हिस्से में इक्वेटर में, एक ऊपर से नीचे आते आते यहाँ पहुँचेगा। तो सूरज क्या करेगा, 2 बार साल में पोजीशन क्या करेगा, इक्वेटर पे आएगा। जब जब इक्वेटर पे सूरज गिरेगा तो आपके पास लाइट जैसे बीच में होगा ना, तो ऊपर को भी उतनी लाइट देगा और नीचे को भी उतनी लाइट देगा। तो मतलब इक्वेटर पे आते ही सूरज की रे जब इक्वेटर पे सीधी पड़ेंगी तो आपके पास नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी, उत्तरी ध्रुव बोलते, उत्तरी जो आपके पास गोलार्ध है उसमें भी सेम दिन होगा और सेम रात होंगी, मतलब दोनों में डे टाइम इक्वल रहेगा नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में। ये क्लियर है। उसके बाद लेकिन जब सूरज ऊपर की तरफ चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लंबा दिन होगा, यहाँ पे लंबी रात होगी। अब एक बार इसको फोटो पे देखो, अब तुमको शायद ये समझ आ जाए, शायद, फिर भी अगर नहीं आएगा तो फिर इसको दोबारा से बता देना मेरे को, फिर से मैं क्लियर कर दूंगा करके। क्लियर है। अब देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। सूरज की डेट देखो, ये है जून की, क्या ये जून 21। लेकिन जून 21 से जाने से पहले एक बार ये पोजीशन देखो तुम, ये वाली, इसमें सूरज की रेज डायरेक्ट पड़ रही किस पे, किस पे, सेंटर पे, बिल्कुल धरती के बीचों बीच यहाँ पड़ेंगी जाकर के इस हिस्से में। इससे होगा क्या कि धरती के ऊपर इक्वल दिन और इक्वल रात होंगे दोनों ही गोलार्ध में। गोलार्ध मतलब धरती का ऊपर वाला हिस्सा भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर, क्योंकि सूरज की लाइट है यहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट सूरज यहाँ पे है। बेसिकली मानो कि सूरज यहाँ पे अभी, तो ये लाइट इक्वल देगा दोनों हिस्से में, तो दिन और रात दोनों बराबर होंगे इन हिस्सों में। तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स साल में 2 बार होगा। मैंने तुमको बताया, एक बार सूरज ऊपर जाएगा तब इक्विनॉक्स होगा, एक बार नीचे आएगा तब इक्विनॉक्स होगा। क्लियर है। तो इससे होगा क्या, जब ऊपर जाएगा तो कौन सी तारीख को जाता है, 21 मार्च को, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर का स्प्रिंग होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस समय की, हमारी स्प्रिंग चली ना समय, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसके बिल्कुल ठीक नीचे आ जाओ तुम। अब सूरज ने क्या किया, अब सूरज ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया उसने, ऊपर की तरफ को मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ को मूव किया, वो ऊपर जैसे चलता गया तो अब आपके पास सूरज की पोजीशन पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो अब क्या करेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो दबा के दिन लंबे होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में बेचारों के पास दिन छोटे होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे दिन लंबे होंगे। तो इट मीन्स साउथ हेमिस्फीयर में सूरज 21 जून को, इसके बाद देखेंगे हम, मैं तुमको शायद वो पहले पढ़ा देता ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो तुमको अच्छे समझ आना था। ठीक है, बस इतना सोच समझ लो कि ये इक्वेटर है, इसके ऊपर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की लाइन है 23.5 डिग्री पे, और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नामक की लाइन है, बेसिकली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हमने। तो इस समय सूरज यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, डायरेक्ट सर के ऊपर एस्केप। इसलिए 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा दोस्त, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर चली है, और इसी को हम बोलते हैं कि समर सॉलिस्टाइस। तो ये समर सॉलिस्टाइस क्या है, बेसिकली जून 21 का वो दिन जब आपके पास सूरज जो है वो कहाँ चमक रहा है, वो 23.5 डिग्री इस लाइन के ऊपर सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, दिख रहा है तुमको, ये डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट डे। और इसीलिए 21 जून के दिन को बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी गवर्नमेंट ने यूएन से रिक्वेस्ट किया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करो, ताकि लोग जो हैं वो उस दिन अपनी बेसिकली सनलाइट मैक्सिमम होगी, सबसे लंबा दिन होगा, तो यूटिलाइज कर लो। तो 21 जून इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 21 जून को क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस। क्लियर है। उसके नीचे अब सूरज क्या करेगा, अब बिल्कुल मैंने कहा सूरज पहले, अब सूरज की पोजीशन यहाँ पे, अब सूरज नीचे को उतरेगा, फिर नीचे को उतरेगा तो बीच में इक्वेटर पे आ जाएगा। जब इक्वेटर पे आएगा इट मीन्स आपके पास एक दिन आएगा सितंबर का, और दिन गया 23 सितंबर का। उस दिन क्या होगा दोस्त, उस दिन सूरज इस पोजीशन पे पहुंच गया, अब क्या करेगा, इक्वल, क्या करेगा, इक्वल नॉर्थ में भी लाइट, इक्वल साउथ में भी लाइट। तो इसको बोलते हैं ऑटम, क्योंकि अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम स्टार्ट हो रहा है, और इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये आता है 23 सितंबर को। क्लियर है। अब धीरे धीरे सूरज क्या करेगा, अब सूरज नीचे को उतना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरफ को मूव करेगा। इट मीन्स साउथ में तो भाई लंबे दिन होने वाले हैं, लेकिन अपने यहाँ पे सबसे लंबी रात आने वाली है, और वो आ गई विंटर सॉलिस्टाइस के रूप में 22 दिसंबर को। साउथ में, ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे लंबी दिन होगा, लेकिन हमारे इंडिया में और बाकी भी उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी देश है उसमें क्या होगा,
सबसे लंबी रात होगी और दिन सबसे छोटा होगा। और 22 दिसंबर को आप क्या बोलते हो, विंटर सॉलिस्टाइस। और आप ये देखो 21 जून को समर सॉलिस्टाइस। तो ये दिन आप याद रखना। होपफुली मैंने बहुत टाइम लगा दिया इस पर, इनको अच्छे से आपने एक बार देख लेना है। क्लियर है? ये हो गया अपने पास, होपफुली क्लियर हो गई। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ये भी देख लिया। अब क्या किया, अब उन लाइंस को पढ़ने का टाइम आ गया। मतलब आपने क्या किया दोस्त, आपने धरती के बीचों बीच से कुछ लाइंस निकाली। धरती को अगर तुमने गोल मान लिया ना, तो आप क्या करोगे, धरती को समझने के लिए आप धरती से कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, कुछ इमेजिनरी लाइंस। तो जब तुम धरती से ऊपर से नीचे की तरफ को लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो कि आपकी ना ये धरती है, फिर से खाली पेज बनते हैं, ये आ गया, दिस इज़ योर अर्थ। क्लियर है? अब धरती पे आपने क्या किया, कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी ऊपर से नीचे, कुछ लाइंस आप ऐसे लेकर के चले गए। ठीक है? जो लाइंस आप ये लेकर के आए ऊपर से नीचे को, नॉर्थ से साउथ की तरफ को, इन लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतरीय रेखाएं। और जो इस तरह की चलती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है? लैटिट्यूड बोलते हैं इनको। देखो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो आपका लॉन्गिट्यूड है दोस्त, ये आपके पास देखो, तुमको अगर तुम ना अपने हाथ को लेना है, ऐसे बंद करो अपने हाथ को लेकर के ना, और अपनी फिंगर्स को क्लोज करके ना थंब के साथ लेकर के आ जाओ। क्लोज करो और एक गोला सा बन गया तुम्हारे पास। तो हमेशा देखो, जो आपके नाखूनों पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं सारे, यहाँ पर जाकर के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि आपके पास जो ये लॉन्गिट्यूड है, ये पोल पे जाकर के इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। और इनका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यहाँ पे बीच में रहेगा, इक्वेटर के आसपास का है ना, यहाँ जैसे। और ये होता है लगभग 111 किलोमीटर, रफली मान के चलो, थोड़ा पॉइंट में होता है, लेकिन 111 किलोमीटर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है। लेकिन पोल पे जाकर के ये डिस्टेंस 0 हो जाता है, ये बात याद रखना। और ये इसमें देखो, इसमें जो लैटिट्यूड है, दो लैटिट्यूड के बीच में दूरी हमेशा 111 किलोमीटर ही रहेगी, चाहे तुम पोल पे चले जाओ चाहे तुम ऐसे चले जाओ, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा सेम ही रहती है। ये तो होगी बात इनकी लॉन्गिट्यूड की। और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर, और इसको बोलते हैं अक्षांश। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ऐसी कितनी लाइनें ड्रॉ कर दी भाई तुमने धरती पे, आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो 360 डिग्री आपने 360 लाइन ड्रॉ कर दी, उनको आप लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनमें से एक 0 डिग्री जो है उसको याद रखना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को याद रखना। और एक आपने रखनी है 180 डिग्री को। जो आपके पास दोस्त 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड को, इसको ऐसा मान लो कि आपने इसको बोल दिया क्या, प्राइम मेरिडियन, जहाँ से आप टाइम बाद में टाइम डिसाइड करोगे, प्राइम मेरिडियन। और जो 180 की है, इसको बाद में हम इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में यूज़ करेंगे। इस लाइन को, इन दो लाइन को ध्यान देना। 0 डिग्री को आपने, 0 डिग्री कौन सी वाली, देशांतर को क्या बोला, प्राइम मेरिडियन। और 180 डिग्री को क्या बोला, 180 को बोला आपने इंटरनेशनल डेट लाइन। और ऐसी कितनी देशांतर रेखाएं आपके पास, 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी क्या कांस्टेंट रहती है, नहीं, कांस्टेंट नहीं रहती। कांस्टेंट होता है, एक समान नहीं रहती, क्योंकि पोल पे जाकर के इन दो देशांतरों के बीच में दूरी 0 हो जाती है। लेकिन आपके पास मैक्सिमम 111 किलोमीटर के आसपास रहेगी। ये हो गया आपके पास कौन सा, देशांतरीय विस्तार। ऐसी 360 लाइनें हमने इमेजिनरी अपनी मर्जी से ड्रॉ कर ली। उसके बाद लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड दोस्त आपके पास जो ये बीच वाला लैटिट्यूड है, ये कुछ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। जो बीच वाला है इसको मैंने 0 डिग्री बोल देता हूँ। ये किया, ये ध्यान रखना तुमने। एक 23.5 डिग्री आएगा, जो अभी ये बात करके हटा मैं, 23.5 डिग्री कौन सा, नॉर्थ का। क्लियर है? यहाँ पे भी जब ये प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जाओगे ना, तो ईस्ट वाले बोलते हैं इनको। क्लियर है? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसके पीछे जाओगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वैसे ही जब तुम इस लाइन से ऊपर को जाओगे, 0 डिग्री को तो इक्वेटर बोलते हो। 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम क्या है, इक्वेटर। और इक्वेटर से जब ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कितनी लाइन आएंगी, 90 टोटल लाइनें आएंगी ऊपर को 90 को। इसमें जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इसके बाद लग से आऊँगा यहाँ पे, याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री वैसे ऊपर को होगा तो नीचे को भी तो होगा, साउथ को। ठीक है? तो 23.5 डिग्री साउथ की लाइन को बोल दो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री पे जाओ, अगली लाइन 66.5 डिग्री पे आएगी, 86.5 डिग्री नॉर्थ को, वैसे 66.5 डिग्री साउथ में एक लाइन आएगी। और 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन को बोलते हैं आप आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को बोलते हो अंटार्कटिक, क्योंकि नीचे अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर है? ये क्लियर। अब टोटल लाइंस कितनी है बताओगे, 100 कितनी है, 180? नहीं दोस्त, 180 कैसे होगी, 90 ऊपर की 90 नीचे की, 180।
और बीच की इक्वेटर, तो कितनी होगी 181 लाइन्स। तो याद रखना कि लैटीट्यूड आपके पास 181 है, लॉन्गिट्यूड 360 है, जिसमें से ये जो लैटीट्यूड है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको नहीं दिखेगा। अब जा करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे धरती को 2 लाइन के रूप में। जब तुमने धरती के ऐसे बीचों बीच एक लाइन ऊपर से नीचे को लेकर के आए 0 डिग्री लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर है, इसको प्राइम मेरिडियन बोला मैंने। इसके इस तरफ को बोल दो ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसके पश्चिम की बोल दो वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इसीलिए बोलते हैं ना पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कर रही हैं वो कर रही हैं, हालांकि हमारे इंडिया के तो वेस्टर्न में ये भी है। तो लेकिन आप क्या करोगे, प्राइम मेरिडियन से आपने ग्लोब को, पूरी दुनिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप डिवाइड करने के लिए एक लाइन तो ये ऐसे भी लगा सकते हो, ये वाली लाइन लगा दो, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटीट्यूड, और 0 डिग्री लैटीट्यूड का नाम इक्वेटर होता है, और हमारा भारत इक्वेटर से उत्तर की ओर को है। क्लियर है? हमेशा याद रखना कि हम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर, इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट वी हैव, अगला देखें, हो गया इतना सा क्लियर है? अच्छा, अब देखोगे, अब आपने क्या कर दिया, ये लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड पढ़ा दिया तुमको मैंने, ये भी कर लिया हमने। क्या किया इसमें से, मैंने कहा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री को इक्वेटर बोल देते हो, 23.5 डिग्री ऊपर वाली लाइन को ट्रॉपिक को कैंसर बोल देते हो, 23.5 डिग्री ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल बोल देते हो, 66.5 डिग्री को 90 डिग्री को पोल बोल देते हो, नीचे को कैप्रिकॉन बोल देते हो, और नीचे को अंटार्कटिक सर्कल बोल देते हो। क्लियर है? और साउथ में आपके साउथ पोल, और ये जो आ रही है ये क्या है, मेरिडियन लैटीट्यूड है, ये वाले ऐसे ऐसे करके जो आ रही है। क्लियर है? और ये मून की कुछ वो है, पोल्स हैं बेसिकली, ये कर लिया हमने ना, हाँ इक्विनॉक्स कर तो लिया। अब ये किसकी पोजीशन है बता सकते हो मेरे को कोई, ये कौन सी पोजीशन बनाई मैंने, मतलब इसमें हो गया रहा है, देखो अर्थ यहाँ पे है, मून बीच में आ गया, और सन आपको दिखना बंद हो गया, तो ये क्या है, ये सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स बोले तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब धरती के और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो आपको सूरज ढका हुआ प्रतीत होता है, और ये कुछ मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लंबा होता नहीं है, छोटा ही होता है सूरज, बेसिकली सन सोलर एक्लिप्स कम टाइम का होता है, कुछ मिनटों का होता है। अच्छा, अब धरती से तुमने सूरज को देखा, सूरज तुमको ढका हुआ प्रतीत हुआ, इसमें से जब बेसिकली, और ये हमेशा इसे देखो, मून आएगा ना बीच में, तो न्यू मून वाले दिनों में ऐसे करिए, अगर मान लो कि इतना सा ढक लिया इसने, इतना सा ढक दिया, तुमको बार का खाली रिंग सा दिखेगा, तो उसको डायमंड रिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? मान लो कि इतना हिस्सा तुमको नहीं दिख रहा है धरती से, काला करते हैं इसको, थोड़ा बढ़ाते करते हैं, काला हो जाएगा ना ये। ठीक है, सूरज दिखना बंद हो गया तुमको, तो आपको सिर्फ दिखेगी आउटर, क्योंकि मून इतना बड़ा है नहीं कि सूरज को ढक से, और वैसे ही बहुत दूर है, तो इस तरह का हो जाएगा कुछ। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को मैं तुमको क्या, ये प्रोसेस को बोलो, इस प्रोसेस को तो डायमंड रिंग, तुमको रिंग से दिख रही है ना, बाहर से देखो रिंग दिख रही है घूंटे से, तो इसको डायमंड रिंग बोलते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं डायमंड रिंग फिनोमेना, डायमंड रिंग टाइप फिनोमेना है बेसिकली प्रोसेस जो होती है। ठीक है, जब धरती पे इस तरह से ढक लेता है। अच्छा, और अब तुमको धरती सूरज की कौन सी लेयर देखना स्टार्ट होगी, अब तुमको कोरोना दिख रही है। बताया था ना मैंने तुमको, सूरज की कोरोना ऐसे नहीं दिखती है। अब ये जो लेयर दिख रही है इसको कोरोना बोलते हैं, जो बाहर की जो रिंग शेप बन गई ना, ये बेसिकली कोरोना है। तो ये पूछा भी जाता है पेपर में कि बताइए कि कोरोना देख सकते हो नहीं देख सकते हो, कब दिख सकती है, हाँ अब दिख सकती है जब मून बीच में आ जाए। क्लियर है? और कुछ मिनट्स का होता है ना, कुछ मिनट्स का ही होता है सूर्य ग्रहण। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे क्या वो है, क्या बोलते हैं, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ हिस्सों में ना रोटी खाना नहीं खाते लोग, या फिर कुछ में कुछ हरा पत्ता रख दो खाने में जा करके, ताकि वो ख़राब ना होता। किसी ऐसी अवधारणाएं थी लोगों की ना, जब लोगों को पता नहीं था बेसिकली प्रोसेस है क्या, ये हो क्या रहा है। कुछ राहु केतु का भी सुना होगा तुमने कहानी, है ना, वो सारी कहानियाँ चलती हैं। लेकिन अब हमको साइंटिफिक वे से इसका आंसर मिल चुका है, तो अब शायद आप लोग मानते हैं, अभी नहीं मानते, मेरे को बताना ज़रूर। चलिए, इसके बाद अगला ग्रहण है आपके पास कौन सा, चंद्र ग्रहण। देखो, जब सन और मून के बीच में धरती आ जाए उसको बोलते हैं मून लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, मूनर एक्लिप्स बोलते हैं इसको, लूनर एक्लिप्स। क्या हुआ ये, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब आपके पास धरती और धरती किसके बीच में आएगी, किसके बीच में आई धरती, और ये प्रकाश को रोक लेगी और आपको इसके ऊपर देखिए, और ये कुछ घंटों तक हो सकता है भाई, आज तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यार, सूरज तो बहुत छोटा है ना, सॉरी चंद्रमा, मून बहुत छोटा, धरती बहुत बड़ी है, तो बेसिकली ये जो बेसिकली पूरा ग्रहण है ना, ये चल सकता है कितने टाइम के लिए, घंटों के लिए चल सकता है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए
मून लूनर एक्लिप्स ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण ज़्यादा लंबा चल सकता है बनस्पत आपकी सूर्य ग्रहण से। बता दी ना, सूर्य के कारण तुमको पता होना चाहिए बेसिकली। क्लियर है? होपफुली क्लियर है यार ये सारा। उसके बाद ये मून की कलाएँ देख लो एक बार कि मून की कलाएँ ये होती हैं बेसिकली। मून आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, न्यू मून 0 दिन पे, फिर थोड़ा सी आपको क्या दिखेगी, हल्की सी क्रेसेंट दिखेगी, देखो थोड़ा सा दिखेगा क्रेसेंट 4th डे पे, ये डेज है बेसिकली। उसके बाद 7th डे पे तुमको हाफ मून दिखेगा, फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं जिसको। उसके बाद 10वें दिन पे जा कर के आपको क्या मिलेगा, वैक्सिंग गिब्बस बोलते हैं इसको। देखो इतना बड़ा हो गया, लगभग 1/3 से ज़्यादा हो गया ना, 1/3 हो गया, 3/4 बेसिकली ना। उसके बाद देखो तुमको अगले चौथे दिन पे, सॉरी 14th डे पे फुल मून, जिसको क्या बोलते हैं, अमावस्या तो ये होगी, न्यू मून को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। और फुल मून को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, ठीक है, ये पूर्णिमा होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अब आपके पास क्या होगा, फिर से वो किसका डिक्रीजिंग, फिर इसको वैनिंग गिब्स बोलेंगे, ठीक है, गिब्बस बोलेंगे, सॉरी वैनिंग गिब्बस। कब होगा ये होगा 18th डे पे। उसके बाद 22वें दिन पे फिर से होगा, लास्ट क्वार्टर हाफ ऑफ द मून हो जाएगा। फिर उसके बाद वैनिंग क्रेस्टन होगा। देखो वैक्सिंग और वैनिंग में ध्यान देना दोस्तों। क्रेसेंट होगा और उसके चले जाओ आप न्यू मून पे, तो न्यू मून के दिन बिल्कुल तुमको थोड़ा सा बिल्कुल ही अमावस्या, अमावस्या होगी, अमावस्या भाई ख़त्म हो गया बस, ठीक है। और सूर्य ग्रहण आपको कब दिखता है, न्यू मून वाले दिन। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगेगा, फुल मून वाले दिन। ऑब्वियसली इतना सो तुमको पता होगा, है ना। कहानी ख़त्म होगी। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो मेरे को क्वेश्चन थे उनका आंसर कर लेता हूँ और उसके बाद इस क्लास को क्लोज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो मच यार। चलिए ये देखो क्या बोल रहा है, डिफाइन स्टार। तो स्टार क्या है, स्टार वो सेलेस्टियल बॉडी है जिसके ऊपर खुद की लाइट है और खुद की एनर्जी है, इस कॉल्ड स्टार। और स्टार के पास अपना इतना बड़ा मास है कि उसके आसपास और सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करती हैं, जैसे कि प्लैनेट। क्लियर है? उसके बाद स्टार के ऊपर हमारा जो सन है वो एक स्टार है, और सन के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? वाई द वीनस इज हॉटेस्ट, वीनस इज हॉटेस्ट ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थोड़े बहुत क्लाउड हैं, इसीलिए हीट ट्रैप हो जाती है। और वीनस सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि दूसरा है ना ये नंबर में, ये सबसे पहले मरकरी था। मरकरी क्लोज, सूरज के क्लोज है, लेकिन फिर भी गर्म नहीं है क्योंकि वीनस है गर्म। कारण यही है कि वीनस के ऊपर CO2 के क्लाउड है भाई। क्लियर है? मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मरकरी एंड नेपच्यून। मरकरी क्या हुआ, बुध, और नेपच्यून हुआ आपके पास अरुण, नेपच्यून यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून हुआ आपका अरुण वरुण, ठीक है, ये वरुण हुआ। और ये आपके पास कौन सा हुआ, बुध। बताओ यार, मरकरी सबसे पहला है, ये सबसे लास्ट का है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि ये पास होने के कारण थोड़ा गर्म है, ये बहुत ठंडा है, इसको आइस जाइंट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी विंड्स चलती हैं, ऐसा इसमें ऑब्जर्व किया नहीं गया। दूसरी बात, ये इसको इनर प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं। ये इनर प्लैनेट, इसके नीचे अगला क्वेश्चन है, ये आंतरिक ग्रह है, ये बाहरी ग्रह है। इसके ऊपर हार्ड सर्फेस है, भाई के पास है नहीं। ये बहुत जल्दी रोटेट कर जाता है 88 डेज़ में। ये 164 साल लेता है शायद घूमने का, एक चक्कर लगाने का, ये 88 डेज़ में रिवॉल्व कर जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। और मैंने कहा ये इसमें गैसेस जाइंट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये हार्ड सरफेस का है, इनर प्लैनेट है, टेरिटोरियल प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। उसके बाद और डिफरेंस क्या, बताओ बताओ और डिफरेंस क्या आ रहा है, मेरे को क्या आ रहा है याद, इसमें कुछ तो आया था अभी दिमाग में, क्या याद आया था। हाँ, इसके मून है भाई, ठीक है। इसके बाद चंद्रमा, इसके बाद चांद ही नहीं है। और क्या आया था, और भी आया था कुछ, बस चलो इतना। साइज़ में ही छोटा बड़ा है, वो तो शायद बात होगी भी थी। व्हाट इज़ द इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट किनको कहते हैं। देखो यार, इनर प्लैनेट वो प्लैनेट है, धरती से आगे मंगल, मंगल के बाद में धरती, धरती से बाद वीनस, और वीनस के बाद मरकरी। तो ये 4 जो इनर प्लैनेट है जो अंदर की तरफ को, जिनके हार्ड सर्फेस जो पहले क्रिएट हुए होंगे। उसके बाद गैसेस प्लैनेट है बाहर की तरफ को, ठीक है। जो इनर प्लैनेट, इन 4 आंतरिक प्लैनेट को कहते हैं व्हाट आर द इनर प्लैनेट, जो सूरज के क्लोजेस्ट है। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, बताओ भाई दोस्त। मॉर्निंग स्टार किसको कहोगे, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं आप किसको, वीनस को। वीनस को और क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ की ट्विन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट वैसे वाला गर्म है ना। और उसके बाद क्या होता है इसमें, हाँ ट्विन अर्थ की, क्योंकि अर्थ की तरह दिखता है सेम सेम। उसके बाद क्लाउड है भाई के ऊपर, वीनस खत्म हो गया, वीनस, ठीक है। विंडियस्ट प्लैनेट बता दिया, नेपच्यून इज अ विंडियस्ट प्लैनेट, सबसे हवा चलती है हमें। सन अपीयर्स टू विद क्लोजेस्ट टू द अर्थ, कब होता है भाई सूर्य सबसे नज़दीक, 3 जनवरी को।
हाँ जी, 3 जनवरी को सबसे दूर 4 जुलाई को। अब गर्मी क्यों लगती है बता दो मेरे को। देखो यार 3 जनवरी को मैंने कहा अर्थ आपकी ऐसे को है, टिल्ट है। हम रहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पे। तो 3 जनवरी को जब धरती सूरज के सबसे नज़दीक होती है तो हम ना एक्चुअली में सूरज से दूर है। इस तरह से झुकी हुई है धरती, ऐसे झुकी है। अगर मान लो धरती सीधी होती, ऐसे को बिल्कुल स्ट्रेट होती, तो 3 जनवरी के दिन जब नज़दीक था भाई दबा के गर्मी पड़नी थी, लेकिन तिरछी है। तो सूरज की लाइट ही तिरछी पड़ रही है अपने पे 3 जनवरी को, क्योंकि सूरज अब क्या है, अब सूरज नीचे की तरफ को उतर गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो देखो लाइट बहुत तिरछी तिरछी पड़ रही है, इसलिए हमको वो गर्मी महसूस नहीं हो रही धरती क्लोज होने के कारण ही। लेकिन 4 जुलाई को धरती बहुत दूर चली जाएगी। दूर तो चली जाएगी, दूर चली जाएगी, लेकिन अब अपने पास ये हिस्सा कौन सा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा ऐसे को, ये वाला हिस्सा अब ऐसे आ चुका है, ऐसे को चुका, घूम घाम के ऐसे पहुंच चुका है। देखो यार अब क्या करेगा। और 3-4 जुलाई को धरती का, वैसे सूरज की अपरेंट पोजीशन भी ऊपर को है, कभी नीचे जा गया नहीं, वो इक्वेटर से नीचे नहीं गया, वो तो इक्वेटर से ऊपर, इसलिए वो दबा के गर्मी फील होगी तुमको 4 जुलाई को। इसलिए ये कारण था इसका, धरती का ये एक्सेस पे, अपनी एक्सेस पे झुका होना कारण है इसका, ताकि तुमको गर्मी तब फील नहीं होती है। होपफुली क्लियर होगा। 40 मिनट की वीडियो होगी भाई। द प्राइम मेरिडियन इज़ द सेंटर ऑफ द टाइम जोन एक्सटेंडिंग बिटवीन, टाइम जोन नहीं बताया मैंने, चलो टाइम जोन को अगली क्लास में करेंगे फिर। बस याद रखना कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम टाइम के रूप में यूज़ करते हैं बाद में, और वो ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है। और ये डिफरेंस है बस, उसको ना इस लाइन के 7.5 डिग्री वेस्ट की तरफ को और 7.5 डिग्री ईस्ट की तरफ को ये बोलते हैं हम द प्राइम मेरिडियन एज अ सेंटर ऑफ टाइम जोन एक्सटेंडिंग। जो प्राइम मेरिडियन वाला टाइम है वो इसके बीच में आता है, बाद में करेंगे डिस्कस, बस इतना समझ याद रखना कि 7.5 का है इसका। अच्छा नेक्स्ट है साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी। किसने प्रपोज की थी अभी? जॉर्ज लेमेत्रे। कहाँ का था? बेल्जियम का, 1927। और एडविन हब्बल कौन था? एडविन हब्बल वो इंसान था जिसने कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस दी थी, जिसके अनुसार आपका यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और उसने अभी जॉर्ज लेमेत्रे की बिग बैंग को थोड़ी बैकिंग कर दी, क्लियर है, कि क्लोजेस्ट होने के कारण। तो यार ये था आपके पास shape and size of the earth. See you in the next class. Thank you so much for watching. Bye bye.